नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। स्वागत है आपका हम लोग के इस खास एपिसोड में। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज हैं दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित, और दिल्ली में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनका है। और वो फिर से कांग्रेस में एक दफा सक्रिय रूप में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे वापस लौटी हैं। और इसको अलग अलग अखबारों में बड़ी दिलचस्प हेडलाइंस के साथ पेश किया गया। एक जगह लिखा था द रिटर्न ऑफ शीला दीक्षित, ये किसी फिल्म का टाइटल जैसा लगता है। उसके पहले वो केरला की गवर्नर भी रहीं और अब वापस आई हैं दिल्ली में। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस, इफ आई कैन कॉल इट अ सेकेंड इनिंग। पर आपके आने से जो मैं जोश देख रही हूँ अभी, फिर से बाहर जो कार्यकर्ताओं की भीड़, हुजूम, आप लगातार राजनीति में बनी रही, 15 साल दिल्ली में आप रही। उसके बाद थोड़ा एक वक्फा था, 2-3 साल जब आप बहुत एक्टिव नहीं थी, पर ये जो आपके लिए बहुत अच्छा एक रिफ्रेशिंग चेंज था। बहुत कुछ इस दौरान कर पाई जो आप इतने सालों पॉलिटिक्स में व्यस्त रहने की वजह से नहीं कर पाई होंगी। तो कैसे बीता ये वक्त आपका? नहीं, ये वक्त अच्छा बीता क्योंकि डिफरेंट था। और बरसों के बाद, 15 साल के बाद या 16 साल के बाद, एक्चुअली 16-17 साल के बाद एक आराम करने का मौका मिला और एक वो दुनिया में भाग लेने का मौका मिला जिस दुनिया से मैं अपरिचित हो गई थी। जी, तो अपने अगर मैं कहूँ ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, या आपकी जो चीज़ शौक की होंगी, चाहे किताबें हों चाहे फिल्म हो, उन सब के पास? फिल्में हैं, किताबें हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बरसों नहीं मिल पाती थी, उनके साथ आए, खाना पीना और एक जनरल फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, कि अब जीवन अपना है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो अच्छा बीता, बहुत अच्छा गया और आनंद भी खूब आया। ये जो आपको आनंद आ रहा था, उसको अब थोड़ा सा पीछे छोड़ के वापस आप तैयार हैं पूरी तरह से देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से इस वक्त तैयार हूँ। वो तैयारी तो बदलनी पड़ती है वक्त के मुताबिक और जो वक्त डिमांड करता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक काम मिल गया अपनी पार्टी के लिए, और अगर जो मैं कुछ सेवा अच्छी कर सकती हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। ये फैसला लेना जो था आपके लिए आसान था या हिचक थी कुछ कि वापस आऊँ कि ना आऊँ? नहीं, कोई मुश्किल नहीं था और आसान भी नहीं था। जब मुझसे कहा गया तो मैंने कह दिया भाई ठीक है, मैं करूँगी, इतना था। बस इससे ज़्यादा नहीं था, ना कोई ज़्यादा चिंता थी, ना एक्साइटमेंट था। तो बस आ गई, मेरी नेचर ही ऐसी है। 15 साल तक आप दिल्ली में रही और बहुत कुछ दिल्ली में आपने बदला, और दिल्ली बहुत बदली। चाहे वो अब अलग अलग लोग दावे करते हैं, लेकिन जो सड़कें बनी, जो ओवरब्रिजेस बने, या जिससे हम कहते हैं कि पोल्यूशन से लड़ने की जो शुरुआत हुई, वो सब आपके दौरान हुआ था। बहुत दिलचस्प दौर मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए है। एक तरह दिल्ली में आपकी वापसी और नेशनल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की औपचारिक उपस्थिति और उनका शामिल होना। प्रियंका गांधी पे देखिए, प्रियंका जी का आना हम सबको बहुत अच्छा है और एक्साइटेड है हम लोग कब के प्रियंका जी आ गई हैं और वो मदद करेंगी कांग्रेस की, क्योंकि वो अपनी मदर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो काम करती थी, वो तो हमें सबको मालूम था, लेकिन वो सीमित था। अब जब वो इधर आ गई हैं, इस तरह से आ गई हैं और ओपनली आ गई हैं, और अब रोल उनका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम सबको बहुत खुशी इसलिए है कि वो बड़ी एक तरह से बड़ी मैच्योर सी लड़की हैं, और उससे कांग्रेस को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। बहुत दिन लगाया उन्होंने, लेकिन ये ओवरड्यू था सब कह रहे हैं। नहीं, ओवरड्यू क्या है, जब उनका मन करा, काम तो वो कर ही रही थी, पर पार्टी कर रही थी जिसको लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन जब उन्होंने और उनके परिवार ने सोचा कि ये समय है करने का, तो कर दिया और हम सब लोग ताली बजा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में भी जो पूरा काडर है उसमें बहुत बहुत उत्साह है, और आपको लग रहा है कि ये जो अभी चुनाव बस कुछ महीने बाकी हैं, उसमें ज़मीन पे बहुत कम समय नहीं है उनके लिए कोई फ़र्क डालने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल कम समय नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो वार्तालाप करेंगी लोगों से, आमने सामने जब बातें होंगी, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। और मुझे ये यकीन और विश्वास है
कि बहुत अच्छा करेंगी और लोगों में भी उत्साह उनकी वजह से बढ़ेगा। कड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए इंचार्ज और जिम्मेदार होंगी, जो कि जी हाँ, योगी भी हैं वहाँ, मोदी जी भी हैं वहाँ। ठीक है, चैलेंज है उनके लिए, वो करेंगी। मेरा ख्याल वो चैलेंज से डरने वाली महिला नहीं है और उनको अपनी नानी के वक्त से उन्होंने पॉलिटिक्स देखा है, तो ये तो नहीं है कि अपरिचित हों, सीखना पड़ेगा, अपने को मोल्ड करेंगी। और जैसे मैंने कहा वो बहुत सेंसिटिव हैं और जल्दी से सीखेंगे, हमारा ये विश्वास है। और बहुत वो सहज भी हैं। मुझे याद है, और पिछले दिनों फिर से तस्वीर एक छपी जब वो स्टेज पे पब्लिक में कहीं सोनिया गांधी के ऐसे गाल खींचते दिखाई दी। अब ये तो पर्सनल मामला है, सोनिया गांधी उनकी माँ हैं, हम ही लोग अपनी माँ के या बेटे के करते रहते हैं, तो नॉर्मल भी तो है ना। वही तो जी, बहुत खुली, और अक्सर लोग नहीं करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिजर्व्ड होते हैं, ये उनका स्वभाव दिखाता है। जी हाँ, तो उनका कैरेक्टर कुछ लोगों को पता चला है इन कारणों से जो आपने कारण बताया, लेकिन बहुत सारा अभी कुछ खुलने को है और हमें पूरा विश्वास है और कि वी आर सर्टेन दैट शी विल डू वेल। जी, यू हैव सीन हर ग्रो अप रियली। तो बहुत छोटी थी जब प्रियंका, आपकी पहली मुलाकात आपको याद है? आपने कितने प्यारे सी बच्ची के तौर पे उनको देखा होगा और अब वो एक माँ और एक मैच्योर पॉलिटिशियन। अब वो तो सभी बढ़ते हैं, सबको हम देखते हैं और हमारा सौभाग्य ये रहा कि इस परिवार से बहुत निकट रहे। लेकिन मैं ये दावा नहीं करूँगी कि मैंने सभी कुछ देखा या सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी उभर कर आई है वो आश्चर्यजनक नहीं है, वो एक्सपेक्टेड थी। जी, राहुल और प्रियंका दोनों को आपने देखा है और दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटीज लगती हैं या फर्क लगता है व्यक्तिगत तौर पे? भाई बहन है, जो और सब भाई बहनों की सिमिलैरिटीज होती वही इनकी होंगी। और फर्क भी है, मतलब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग? देखिए, वो तो हर ह्यूमन बीइंग का होता है, एक भाई बहन का भी होता है, बहन बहन का भी होता है, भाई भाई का भी होता है, तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें मेरे ख्याल में हम लोगों को ना टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए। जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, पहले भी इंदिरा गांधी से उनकी तुलना हमेशा की जाती रही, नानी की झलक उनमें काफ़ी है। अरे अब करने लगे हैं लोग, पहले तो नहीं करते थे, पहले वो थी ही नहीं वहाँ पर, लेकिन कल परसों से आप लोगों के टेलीविजन जो हैं, चैनल्स हैं, वो सब इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंदिरा गांधी इज़ एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ दिस कंट्री और इतिहास में उनका नाम बहुत बड़ा है, तो हमें उम्मीद यही है कि प्रियंका जी भी हम लोगों को सबको एक ऊर्जा देंगी। प्रियंका जी में वो काफ़ी सहज और जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकली उनमें जो वाकपटुता होती है, वेरी स्पॉन्टेनियस। क्योंकि पिछले चुनाव की बात मैं कर रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक दफ़ा कह दिया उनको कि ये तो हमारी बेटी जैसी, और उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। हाँ, तो ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने कहा, और कोई सी का कोई अधिकार थोड़ा ही कि मेरी बेटी बन जाए, ठीक जवाब दिया। तो वही उनकी वो पर्सनालिटी दिखाता है कि कितनी ज़्यादा, इसको कहते हैं एक बॉर्न पॉलिटिशियन या एक बॉर्न लीडर के तौर पे लोगों से उनका कनेक्ट कहते हैं कि बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये सब अंदाज करते हैं लोग। अब डॉक्टर का जो बच्चा डॉक्टर बनता तो कहते हैं तो बॉर्न डॉक्टर है जी, तो ये तो बिकॉज परिवार के अंदर एक तरीका है, एक काम करने का तरीका है, एक अडॉप्शन है किसी भी चीज़ की, चाहे वो डॉक्टर बने या टीचर बने या कुछ भी बने। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल माहौल तो उनके परिवार का डेफिनेटली होगा। हम लोगों के छोटे छोटे परिवार है, हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, तो हमारे यहाँ भी एक माहौल पॉलिटिक्स का बनता है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। कोई डॉक्टर होता है तो उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो कोई इसमें जाता है, किसी भी फिल्मों में या जो भी कुछ होता है, तो वो तो एक माहौल जो बनता है परिवार के अंदर, उससे बच्चा ग्रो अप करता है। उनके ऊपर इसी वजह से वंशवाद या डायनास्टिक पॉलिटिक्स के आरोप लगे, और जब प्रियंका गांधी आई तो कहा गया कि अब तो बिल्कुल कांग्रेस इससे परहेज भी नहीं करती और अब खुल के देखिए, मैं आपको बताऊं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कह रही, लेकिन अंत में इस डेमोक्रेसी में वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जब तक जनता के आवाम की छाप नहीं लगेगी तब तक कैसे बनेगी पॉलिटिक्स। Everybody who is supposed to come from a dynasty of politicians or a dynasty of doctors
अगर जो डॉक्टर अच्छा ना हो, उसके माता पिता अच्छे डॉक्टर हों, तो वो डॉक्टर कामयाब थोड़ा ही होगा। तो ये कामयाबी इनकी अपनी होगी, किसी और की तो नहीं होगी। जी शीला जी, आप राजीव जी के साथ भी आपने काम किया और राहुल जी के साथ भी काम किया। बतौर एक पॉलिटिशियन या बतौर आप दोनों के साथ काम कर रही हैं, तो वो तजुर्बा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा रहा दोनों के साथ काम करने का? अलग नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग दोनों की? हाँ, स्टाइल फंक्शनिंग बहुत अच्छी थी और कभी वो ऐसा नहीं हमें लगता था कि कोई चीज़ को पुश कर रहे हों, तो वो ठीक तरह से थे। और हमेशा उनका ये था कि देश के लिए ये अच्छा होना चाहिए, उस देश के लिए अच्छा होना चाहिए, उस सोच को हम लोग भी चलते थे और उनको फॉलो करते थे। ही वॉज अ वेरी गुड लीडर एंड अ वेरी डिग्निफाइड लीडर। डू यू सी दैट राहुल में आपको वो खूबियाँ नजर आती हैं? वही भाई मुझे तो आती है लेकिन वो अब, और ही इज इन सब लोगों का जो आते हैं मेरे पास, सब लोग अब कहते हैं राहुल जी अब दिखर आए हैं। आपको लग रहा था वो शुरू से थे ऐसे, या उनमें भी? मेरे को तो विश्वास था कि सबको सीखना पड़ता है, किसी को लगता है, पर जब से अभी कुछ अब लोग कहने लग गए हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और भी विश्वास हो रहा है। प्रियंका गांधी की आपको क्या स्ट्रेंथ लगती है एज अ पॉलिटिशियन? मतलब वो क्या फर्क डाल पाएंगी? दिस टाइम विल टेल। इस वक्त ही कह देना ठीक नहीं होगा जी, टाइम बताएगा, वो खुद बताएंगे। तो अभी क्योंकि ऐसा वक्त है और बहुत आखिर लम्हे पे वो उतरी हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो अब जो एक बात होती है कि प्रियंका गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा, उसका इम्तिहान होगा एक तरह से ये जो चुनाव ये तो अंदाजा लोग लगाते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, समय बताएगा ना। बिल्कुल, पहले आप अंदाजा लगा दे तो मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है, वो मैच्योर नहीं है। बिल्कुल। उम्मीद क्योंकि है कि कांग्रेस काडर में बहुत जोश है, नेशनली बहुत जोश है, और कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए बनाई जनरल सेक्रेटरी बनी है, इंचार्ज ऑफ ईस्टर्न यूपी, लेकिन देश भर में उस कैंपेन का असर कांग्रेस नहीं, ये तो पड़ेगा है, समय बताएगा ज़्यादा। लेकिन ये बात जरूर ये आशा लोगों में पड़ गई है कि वी गॉट अ गुड कैंपेनर नाउ एंड अ गुड लीडर टू बी अ गुड पर्सन और अ टैलेंटेड पर्सन in politics has become a leader। जिस पे बीजेपी कहती रही कि यानी कि ये राहुल जी के अकेले का बस का नहीं था, इसलिए उनको मदद। अरे अब बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी को और कुछ नहीं कहने को है तो यही कह दिया कि राहुल के ऊपर अटैक कर दिया या ऐसी बात कह दी जो ठीक नहीं है। अरे भाई वो आई है, उसकी अपनी शख्सियत है, राहुल जी की अपनी शख्सियत है, भाई बहन जरूर है लेकिन शख्सियत तो दोनों की डिफरेंट है। जी बिल्कुल। अभी आपको हम अगर नेशनली बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदें इस दफ़ा बहुत जोश कांग्रेस में है, लगा रही है, और ये महागठबंधन और तमाम चीज़ें जो इकट्ठा हो रही हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहाँ पे महागठबंधन में कांग्रेस बाहर रही, अब सारी सीटों पे लड़ने का इरादा है और बता भी दिया गया है। कांग्रेस आपको कितनी मजबूत इस वक्त, जाहिर है कि वो वक्त बताएगा, पर आप ऐसे आपका आकलन क्या है कि जिस हालत में कांग्रेस पहुंच गई थी वहां से कहां तक? देखिए ये आप ठीक कह रही है कि तो वक्त बताएगा, लेकिन एक विश्वास हो गया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है, पार्टी के अंदर भी आया है और जो वोटर्स हैं उन पे भी आया है कि भाई जो थोड़ा बहुत लग रहा था कि कांग्रेस को जैसे होना चाहिए, पिछली दफ़ा तो हमें 2 ही सीटें आई थी वहाँ पे, हाँ, तो अब वो आशा बदल गई है कि अब 2 सीटें नहीं रह जाएंगी कहीं। ये कितनी होंगी ये तो अभी कोई नहीं बता रहा है, लेकिन विश्वास जरूर बढ़ गया और वोटर जो है उसकी हिम्मत बढ़ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ आ गए और कांग्रेस बाहर रही। जो यूपी का कास्ट इक्वेशन है उसके मुताबिक में जो अपर कास्ट वोट्स हैं वो ही बढ़ते लगेंगे, अब कांग्रेस जो है वो और वोट काटेगी, ये भी कहा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये अगर हम मोदी के खिलाफ एक गठबंधन मोदी जी के खिलाफ देख रहे हैं तो इसमें कांग्रेस का अलग लड़ना एसपी बीएसपी से? देखिए इस वक्त तो गठबंधन की बात नहीं चल रही है, उनके साथ तो नहीं चल रही है, तो फिर वो तो आप अपने देखेंगी, प्रियंका जी और सिंधिया साहब स्टडी करेंगे 10 दिन में 15 दिन में के, और फिर जैसा उनका एक विजन होगा या देखना होगा कि भविष्य में क्या करना चाहिए, वही पार्टी अडॉप्ट करेगी।
क्योंकि इस वक्त अंदाजा लगा लेना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। पर इस वक्त तो ये है कि गठबंधन नहीं है, पर उससे वही मैं पूछ रही थी कि क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ही वोट कटेंगे। नहीं, नुकसान नहीं होगा, इससे तो फायदा बहुत होगा भाई। अब नुकसान, जब फायदा हो रहा है तो नुकसान का क्यों सोचे। चूंकि एसपी बीएसपी एक साथ लड़ रही है और आप सब लोग एक तरफ से, अरे ठीक है, वो साथ रह रहे हैं, पहले भी साथ रहे हैं, वो भी तो लूज कर रहे थे आखिर। चुनाव डेमोक्रेसी में कभी आप लूज करते हैं, कभी आप विन करते हैं। टारगेट आपका ये जरूर होता है कि हम विन करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा विन करते हैं, लेकिन हमेशा लूज भी नहीं करते हैं। अब कांग्रेस के लिए बारे में तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर जो किसी ने सत्ता को संभाला है तो कांग्रेस ने संभाला है ना, और तो किसी ने। आज जो आप देश को देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मौके मिले। पर अब ये भी कहा मौके मिले, जनता ने दिए ना, चूज किया। तो देश में जो बदहाली होगी वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस की। हाँ, जब कभी कोई गलत काम हुआ या ठीक नहीं हुआ तो हमें लूज भी तो करा, 2 दफा लूज भी करा, 3 दफा लूज भी करा, ऐसा नहीं है, 2 दफा लूज करा हमने जी। तो लेकिन हम जीते भी तो ज्यादा ना। तो ये पार्टी जो है बड़ी स्थिर पार्टी है जी। देश को बनाया है इसने और देशवासी इसको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अब बीजेपी को जानने लगा तो डेमोक्रेसी में कंपटीशन होना तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, अच्छा है कि मजबूत विपक्ष रहे। इस दफा जिस तरह से चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शंस और हिंदी हार्टलैंड जिसमें राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, उसमें जब चुनाव बीजेपी हारी या नहीं बना पाई सरकार, उससे कांग्रेस में काफी जोश आया है। पर इतनी जल्दी क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आने लगी है बीजेपी के खिलाफ? नहीं, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस आया है, जोश तो आया ही है, उसके साथ कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी में मैं कहूंगी तो कॉन्फिडेंस आया है। तो वो कॉन्फिडेंस कायम है। और अभी तो कितना 2 महीने या 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, तो इसमें आप ये जजमेंट कर लें कि ये बिल्कुल फेल होगा या नहीं होगा, तो ये मैं समझती हूँ टू अर्ली। शीला जी, मैं ये पूछ रही थी कि बीजेपी के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी अभी से नजर आने लगी है? क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी या मोदी वेव, आपको क्या लग रहा है, मोदी वेव बरकरार है? देखिए, कम तो हुई है और लोग उसको क्वेश्चन भी करने लग गए हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो या क्या हो। और तो बदला तो है, लेकिन अब कितना बदला है ये तो भविष्य का चुनाव ही बताएगा। जैसे कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे था, उसके जो आंकड़े हैं वो मेरे पास हैं कि एनडीए जो है वो भी बहुमत से नीचे आंकड़े आ रहे हैं और आपके जो महागठबंधन या कांग्रेस एंड इट्स एलाइज उनके भी कम हैं। बीजेपी को 230 से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है और खुद बीजेपी अकेले जो है उसके 200 और कांग्रेस के भी अपने आप में 110। अब ये सिर्फ आंकड़े हैं तो बहुत बदलेंगे। ये तो आपके आंकड़े हैं ना, सब लोगों के आंकड़े के 10-50 मतलब बहुमत कहीं नहीं मिल पा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, इट्स टू अर्ली। आप लोगों ने जो भी जिन्होंने भी किया है, इट्स टू अर्ली टू मेक कम टू अ कंक्लूजन जस्ट नाउ। जब चुनाव आता है, जब वोटर वोट देने जाता है, उस वक्त तो सोचता है और उस वक्त उसका मन बनता है, फिर देखता है कि भाई कैंडिडेट कौन है। अभी तो कैंडिडेट्स किसी के अनाउंस ही नहीं हुए हैं, क्या पता कौन होगा कैंडिडेट और कौन प्रोजेक्ट कहाँ किया जाएगा। तो जब वो देखता है उसके बाद में उसका जो सोच है, चिंतन है, वो बदलता है। तो इस फिगर जिसकी बात आपने अभी करी, इस पर मैं कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता। बट लोकसभा चुनाव में एक जो चेहरा या कैंडिडेट जो है वो बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी हैं, उनका तो चेहरा है, तो चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही हो रहा है। और ये भी लोग कहते हैं जो असेंबली इलेक्शन में चुनाव किसी और मुद्दे पे दे रहे थे, यहाँ पे वो मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। तो कौन कह रहा है? ये जनता, जैसे अगर आप फील्ड में भी जाएं तो असेंबली चुनाव में अलग है और लोकसभा के चुनाव में अलग मुद्दे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई लोगों ने फैसला नहीं किया है। नहीं, पर फेस एक मोदी जी का है सामने। नेचुरली फेस तो है ही है, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, जो कांग्रेस के उससे। हाँ, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना इस वक्त कोई, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास फेसेस नहीं है। हमारे पास राहुल है, हमारे पास प्रियंका है, हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सोनिया जी हैं। तो ऐसा नहीं है। अब फैसला क्या लोग करेंगे वो जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा। इस वक्त तो अंदाज है, क्योंकि कैंडिडेट भी किसी को मालूम नहीं है। अब क्या पता मोदी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं। ये चीजें
पॉलिटिक्स में आप डिसीजन अपने आप ले लें तो हो सकता है आपका डिसीजन ठीक ना हो। पर बिल्कुल, पर चुनाव का माहौल है और चुनावी हवा होती है तो सब आकलन करते हैं। चुनाव का माहौल आप में है क्योंकि आप लोग यही काम है, न्यूज देते हैं, और हमारे में है क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं, बाकी लोगों में नहीं है। जैसे ही जिस दिन प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पे आई तो होने लगा कि अब तो ये बिल्कुल मोदी वर्सेस प्रियंका लड़ाई है, क्योंकि ये आप लोगों ने कहा है ना। जी, अखबारों ने कहा है, हाँ। तमाम लोगों को ये आप लोगों ने कहा, ये आपकी सोच है। विश्लेषक भी कहने लगे कि अगर पिछले चुनाव में ही फॉर्मली आ जाती मैं विश्लेषकों की बातों पे और आप लोगों की न्यूज में नहीं टिप्पणी करूंगी। आप लोग करते हैं अपना, आपको न्यूज देनी है, कहीं ना कहीं कुछ कहानी सुनानी है, तो आपको ये कहानियां कई चल रही हैं। और उसमें एक कहानी ये भी है कि इस वक्त जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की आपने बात की, या अगर मैं कहूं कि राफेल को लेकर जो भ्रष्टाचार की बात उठी है वो बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। आपको लगता है इस दफा चुनाव आपके हिसाब से क्या, किस बात पे चुनाव हो रहा है? देखिए, हम बड़े विश्वास से जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस है हमें कि अब की बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। लेकिन अब मैं ये कह दूंगी 400 सीटें आएंगी या 300 आएंगी, ये कहना इस वक्त ठीक नहीं कि हमारे कैंडिडेट्स तो अभी डिक्लेयर हो ना, कौन कहाँ होगा। अब दिल्ली में फॉर इंस्टेंस, अगर जो, क्योंकि मैं दिल्ली की बात कर सकती हूँ कि हमारे यहाँ 7 कैंडिडेट्स हैं। अब कैसे हम कैंडिडेट्स चुनते हैं, क्या वो करते हैं लोग, क्योंकि जब वो वोट डालता है तो वो कैंडिडेट का भी सोचता है, पार्टी का तो सोचता ही है, लेकिन कैंडिडेट का भी सोचता है कि ये क्या करेगा, कैसे, उसका भी इम्प्रेशन होता है। वो इम्प्रेशन अभी पैदा नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तब देख लेना आप। उस वक्त आप मेरे से बात करना तो मैं बताऊंगी आपको। नेशनली बीजेपी के लिए क्या राफेल उनके खिलाफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, नेचुरली था, बिल्कुल है, और ये बड़ा ऐसा मुद्दा है और कोई सेटिस्फाइड नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। जनता को, आम वोटर्स को इससे फर्क पड़ेगा या जानते हैं कि वो राफेल विमान क्या है? देखेंगे कि भैया जब हम लोग बोफर्स के लिए ऐसे कर सकते तो इसके लिए क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया कि चोरी कहाँ हुई और क्या साबित तो बोफर्स में नहीं हुआ था। बोफर्स जब प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे उनसे डायरेक्ट एक लिंक आता था क्वाथरोकी का, यहाँ पे मोदी जी तक लिंक नहीं है डायरेक्ट। मोदी के साथ स्वयं ना हो लेकिन औरों का तो होगा, उसकी गवर्नमेंट का तो है, किसी का तो है ही, गवर्नमेंट तो उनकी है ना। तो ये बात है, ये चीज़ें होती हैं। और जो लोग अखबार लिखते हैं या पढ़ते हैं या रेडियो देखते, टेलीविज़न देखते हैं, या तो उसमें से थोड़ा बहुत इम्प्रेशन तो पड़ता ही है, क्योंकि सब लोग तो सब चीज़ें जानते नहीं हैं। इसका असर इन पर पड़ेगा ज़रूर। तो आपको लग रहा है कि ऐसा माहौल बना है? और दूसरे की चूंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हर बार कहा जाता है कि बीजेपी एक नया इशू लेके आती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और उनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा उनके पास हमेशा राम मंदिर का रहता है। देखिए, राम मंदिर का वो खुद ही कह रहे हैं, खुद ही उन्होंने कहा था जब अटल जी थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर कहते हैं, बनता तो नहीं। तो इसलिए बार बार जब चुनाव आते हैं नहीं बना देंगे तो बात दूसरी है, लेकिन अभी तक तो नहीं पता। किसी दिन आ जाता है कि भाई ज़मीन ली हुई है, किसी दिन आ जाता है कि ये करने वाले हैं। पिछली दफ़ा जब हुआ था तो मुझे याद है कि लोगों ने कहा था कि इतने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए उस मंदिर को बनाने। कहाँ गए वो रुपए भाई, कहाँ गए वो चांदी और सोना? तो ये सब चीज़ें हम लोगों को जो याद है, जिन लोगों को जो थे उस वक्त भी, तो हमें भी पता है कि क्या हुआ था। क्यों नहीं बनाते हैं? मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि भैया आपने इतना शोर बजाया था, इतना पैसा इकट्ठा करा था, क्यों नहीं करें? अभी ये जो ईवीएम को लेकर एक हंगामा चला है, ईवीएम पे आपकी क्या सोच है? देखिए, ईवीएम पर कुछ शक हो रहा है, पहले तो कभी नहीं शक होता था, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरी सोच है कि बहुत ज़रूरी है कि उस शक को, क्वेश्चन मार्क को ज़रूर हटाना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी पे एज इट स्टैंड्स टुडे चला जाएगा।
चुनाव आयोग ने ये बार बार, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तो बता चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, टैंपर नहीं कर सकते, पर अभी ये जो सैयद शुजा नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमेरिका में बैठे स्काइप के जरिए, उसने उस पूरे मुद्दे को बड़ा हल्का बना दिया और वो मामला ही लगता है कि रफा दफा हो गया। देखिए, रफा दफा तो हो गया, इसको आप ठीक कह रही है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब अभी हमें नहीं मिला है। The question is there, but the answer is not there. So all of us, but suspicion आ गया है, and it's bad to have a suspicion. कि जब भी हमें विश्वास था कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी है, उसमें जो क्वेश्चन मार्क आ गया है, लोगों को कॉन्फिडेंस चला गया है, मैं समझती हूँ उसको ठीक करना चाहिए। जी, तो ये बीजेपी हमेशा कहती रही कि जब वो जीतते हैं तब कांग्रेस या विपक्ष, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही हल्ला करती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो नहीं जीतते, बीजेपी हारती है, जैसे अभी 3 राज्यों में हुआ था, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। नहीं तो ये उठा ले, ये उठा ले। मतलब इनको किसी ने रोका तो नहीं है। अगर जो आपको शक है तो बोलिए, आपको शक नहीं है तभी तो नहीं बोल रहे। तो उनको शक नहीं है। हाँ, हमें है शक। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कर बाते हैं कि अगर जो 10 सीटें आई है तो वहाँ 15 आनी चाहिए था 12 से, तो एक क्वेश्चन मार्क ईवीएम्स में लग गया। दैट क्वेश्चन मार्क शुड बी रिमूव फॉर। क्या बैलेट बॉक्स पर वापस जाने की जरूरत है? जो बैलेट बॉक्स पे तो लोग ये तो जाते थे। गवर्नमेंट तय करेगी और कमीशन तय करेगी कि क्या करना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस जो हट गया है और या डाउटफुल हो गया है, वो उसको जरूर रिस्टोर करना चाहिए। जी। मैं दिल्ली पे आनी चाहती हूँ आखिरी के उस सवाल के। दिल्ली में ये बार बार आपसे सवाल पूछा गया है कि आप अब आई हैं तो क्या कुछ उम्मीद है कि दिल्ली में भी इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस? नहीं, अब तो हमने मना कर दिया, पहले से ही कर दिया कि हम अपने आप ही लड़ेंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल अकेले रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ? अकेले क्या मतलब, हमेशा ही हम जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई जरूरत अलायंस की नहीं है। केजरीवाल ने ये कहा कि वो लेकिन किसी भी तरह को अगर नेशनली देखें तो किसी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर सपोर्ट करने को तैयार हैं, सिवाय अमित शाह और नरेंद्र मोदी के। अब वो तो उनकी आइडिया है, वो बोलते रहते कुछ ना कुछ। अब तो उस प्रश्न या उस वाक्यात का उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। आपने वो तमाम काम किए जिसका आप केजरीवाल जी श्रेय लेते हैं, जैसे सड़कें हैं, ओवरब्रिज है, आपने पोल्यूशन है, पर पिछले दिनों सिग्नेचर ब्रिज है, तो ये सब है। अब है, उनकी किस्मत अच्छी है। उनकी किस्मत अच्छी कि वो श्रेय ले लें। पर ऐसे आपको काम आम आदमी पार्टी पिछले दिनों जो किया, और दिल्ली में वो कहा जाता है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। अभी एक अगेन अनदर पोल, वन ऑफ द पोल्स, जिसमें कहा गया कि 49% लोग अभी भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो उनका वोट बैंक जो है, अब किसने बनाया है ये सर्वे किसने करा? अगर जो उन्होंने खुद ही करा तो उन्होंने बना लिया होगा। अगर जो उन्होंने खुद ही करा, पर वो लोकप्रियता उनकी आपको लगता है कि बरकरार है जो जिस वादे के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो भी वो कहते हैं वो कांग्रेस का ही करवाया हुआ है। कांग्रेस का करवाया हुआ है। और जिस वादे के साथ कहीं, जैसे सिग्नेचर ब्रिज की बात मैंने कही, कंप्लीट उन्होंने करा, शुरू तो हमने करा, डिजाइन तो हमने बनाया था। जी, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की प्रॉमिस के साथ आए, और जिस तरह की क्रांति अन्ना के वक्त हुई? व्हाट इज द अल्टरनेटिव प्रोमिसेस ऑफ गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस? उन्होंने बोला था बिजली और पानी फ्री कर देंगे, करा? बहुत सारे इलाकों में जो स्लम ड्वेलर्स है वहाँ पे पानी फ्री आती कुछ है, नहीं, सबको 10 रुपए देते थे तो शायद 8 दे रहे हैं, 6 दे रहे, पर सब हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े पड़े हुए, कुछ नहीं हुआ। जो इतनी बार बार हम देखते हैं कि बस स्टॉप्स हैं या रेडियो हैं, होर्डिंग्स होती हैं, ये सरकार ने ये काम किया, आम आदमी पार्टी। बस स्टॉप्स तो हमने बनाए थे, आप शायद आपको याद नहीं है। सारे बस स्टॉप्स गेम्स के पहले बने थे, सब नए बने थे। इन्होंने कौन सा बस स्टॉप बनाया?
उन पे तस्वीरें अब इनकी होती हैं कि ये काम, तस्वीरें तो ये अपनी लगा देंगे, तस्वीरें तो बदलती रहती। आपको लगता है कि ये काम जो किया या ना किया उसका ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, क्योंकि चाहे वो रेडियो एड्स हों, चाहे वो बस स्टॉप्स पे हो, अब वो उनका स्टाइल है कि बोलना ज्यादा काम कम। तो वो बहुत ज़्यादा उस पर हंगामा मचा रहा है। आखिरी कुछ मैं बात पूछना चाहती हूँ कि अगर जो एक महागठबंधन की बात हो रही है बीजेपी के खिलाफ, उस महागठबंधन की शक्ल, सूरत, स्वरूप आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी महागठबंधन की बात नहीं चल रही है। जब चलेगी तब हमें भी पता चलेगा कि क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इस वक्त नहीं महसूस। नेशनल लेवल पे जो रीजनल गठबंधन हो रहे हैं, रीजनल कहाँ हो, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, ये तमाम, उसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। तो ये कोई प्री पोल अलायंस अभी तो नहीं है ना, तो जब तक होता नहीं है तब तक कैसे कह देंगे हुआ? नहीं, क्योंकि ये अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बात होती है और ये नहीं, कैन बी टॉक्स अबाउट इट, देयर कैन बी टॉक्स अबाउट इट, बट देयर इज नो डिसीजन इज येट। जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक हम टॉक्स को कैसे कह सकते? मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो भी एक सरकार आती है, वो जाहिर अभी लगता है कि कोई ना कोई अलायंस के साथ बनेगी। वैसे में राहुल गांधी एक एक्सेप्टेबल प्रधान है ना, लगता है। तो मैं एक लगता है कि पूछ रही हूँ कि क्या तभी तमाम पार्टियों को आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, हमारे लिए है, उनके लिए है या नहीं है। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गठबंधन इस वक्त है ही नहीं। जब बनेगा तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम भी नहीं कुछ कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, चाहे वो ममता हो या वो मायावती हो, तमाम। अब आप नाम ले रही हूँ, मैं नहीं लूंगी। ठीक है शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप शायद देवानंद हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, आपको पसंद है, बहुत सदाबहार, एवरग्रीन। I am a woman. I'm not a man, so I can't be compared to Devanand. Like an evergreen politician, actor. No, please don't do that. I try to do my best. Yes, I am committed to my party, or committed to whatever service I can do for the country. ये हमारी रहा है, ट्रेनिंग रही है, सोच रही है, और उसमें कर लेती हूँ। लेकिन कोई मैं देवानंद हूँ या क्या हूँ, वो सब नहीं हूँ, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शीला जी, थैंक यू बातचीत के लिए।